दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉडल सेट को देखने वाले हैं। ये मॉडल सेट 1 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल सेट में है, वो सभी भारत स्किल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे या मॉडल क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही साथ भारत स्किल का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक है उससे आपके क्वेश्चन इसमें है। तो हम लगभग 25 मॉडल सेट सॉल्व करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का भी क्वेश्चन मॉडल सेट सॉल्व करेंगे, जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आपकी समस्या ही दूर हो जाए। तो देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट चलेगा, इसमें दोनों लोग दो ट्रेड, मतलब कि फर्स्ट 1 ईयर ट्रेड के लिए भी है और 2 ईयर ट्रेड के लिए भी है। जैसे कि हम बात करें 1 ईयर ट्रेड जितने भी है, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, कोपा हो गया, और जितने भी आपके ट्रेड हैं 1 ईयर ट्रेड है, उनका जो फाइनल एग्जाम होगा 1 साल के बाद, क्या होता है फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम उनको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो यही फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट से ही पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी 1 ईयर ट्रेड है, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हुआ, कोपा हुआ, उन सभी का फाइनल एग्जाम के ये ही सब क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे हैं। तो जितने भी फर्स्ट ईयर ट्रेड है, 1 ईयर ट्रेड वाले हैं, इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, समझिएगा, और हर एक बात को नोट करते हुए चलना है। वैसे ही अगर 2 ईयर ट्रेड की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर हुआ, ट्रैक्टर मैकेनिक हुआ, मोटर मैकेनिक हुआ, वायरमैन हुआ, इनका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, तो वो ही इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट करते हुए हर एक बात को चलेंगे। ठीक है, आज का जो मॉडल सेट है, पहला मॉडल सेट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, आप जान जाइएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़े से देख लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ITI का एक सब्जेक्ट है, और इसका एक अलग से कोई आपका पेपर होगा, CBT होता है, कंप्यूटर बेस इसका एग्जाम होता है, और एग्जाम में 25 को क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे के नंबर का पेपर होता है। कौन सा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो समझिए कितना जरूरी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ना। ठीक है, तो हम ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो उसको आप देखिएगा, तो वहाँ से थ्योरी समझ जाइएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और हम मॉडल सेट में क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। फिर से आपको बता दें, ये जितना भी क्वेश्चन है ये भारत स्किल से लिया गया क्वेश्चन है। ये आपके भारत स्किल का क्वेश्चन बैंक है, वहां से मिलेगा। ये सब भारत स्किल का जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3R के बारे में कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3R कौन। देखिए, एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक 3R का निर्माण किया गया। ये 3R क्या है? तो 3R उन सभी वस्तुओं पर लागू होती हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। वे सभी वस्तुएं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, उनको इस्तेमाल कर लेकर 3R बनाया गया। 3R में जो पहला R है वो आपका आता है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस कहता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, उनका कम से कम प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसके बाद है कि रीयूज आता है। रिड्यूस के बाद रीयूज आता है 3R में। रीयूज कहता है, मान लीजिए किसी वस्तु को यूज कर रहे हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, तो उसका तब तक यूज कीजिए जब तक वो यूज होने लायक ना बचे। ठीक है, मतलब उसको यूज करते रहना है, उसको नहीं लाना है, उसी को यूज कीजिए। मान लीजिए रिड्यूस का मतलब कम यूज कीजिए, और रीयूज का मतलब उसको बार बार यूज करते रहिए जब तक वो पूरी तरह से खराब ना हो जाए। इसके बाद आता है कि रिसाइकिल। रिसाइकिल कहता है कि मान लीजिए कि आप तो पहले तो कम यूज कीजिए, उसके बाद अगर कोई वस्तु है जिसको जरूरी है यूज करना, तो उसको यूज कर रहे हैं तो बार बार यूज कीजिए, और बार बार यूज करने के बाद वो फिर भी खराब हो जाए, ऐसा स्थिति आ जाए कि उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसी का उपयोग करके एक कोई दूसरा वस्तु बना लीजिए, मतलब वही होता है रिसाइकिल।
ठीक है। तो ये तीनों आर है जो पर्यावरण को बचाने में मदद करता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो हम ऑप्शन नंबर जब डी देखते हैं तो ये तीनों है आपका। देखिए यहाँ पर रिड्यूस भी है, रीयूज भी है और रिसाइकिल है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सूचनाओं को का आदान प्रदान ही संचार होता है। कोई भी सूचना है उसको आप किसी को दे रहे हैं या किसी से सूचना ले रहे हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं संचार। ठीक है, समझ गए। तो कह रहा है कि आजकल इन चारों में से देख कर बताइए कि सबसे ज्यादा किन आधुनिक संचार का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन किन में का सबसे ज्यादा उपयोग करके हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं इस समय। अभी आधुनिक संचार मतलब क्या, इस समय, और नया हो और सबसे ज्यादा उपयोग कर। फैक्स का आजकल यूज नहीं हो रहा है ज़्यादा। वैसे ही डाक मेल का यूज देखें तो इसका भी यूज थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन काफ़ी मात्रा में नहीं हो रहा है। ईमेल का अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ईमेल का उपयोग हो रहा है। आप भी देखे होंगे कि आईटीआई में कोई भी दिक्कत होती है तुरंत सर लोग कहते हैं ईमेल कर दीजिए डीजी के पास, या आपके आजकल क्वेश्चन भी आते हैं जो प्रैक्टिकल को ईमेल के माध्यम से ही आते हैं हर कॉलेज में। तो ईमेल एक ऐसा जरिया हो गया है कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक संचार में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसको संक्षिप्त में हम ईमेल कहते हैं। ठीक है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा क्या, कि आजकल हम ईमेल का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। ये आधुनिक संचार का एक माध्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि आवाज की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? आवाज के पिच का उठना और गिरना इन कहलाता है। ठीक है, बस इसको इतना याद रख लीजिएगा, कभी सही हो जाए। ठीक है, आवाज को गिरना या उठना या गिरना इंटोनेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है कि आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट का उपयोग करके अगर कोई सूचना किसी को दे रहे हैं, कोई बातें आप अपनी समझा रहे हैं बॉडी का यूज करके, ये आपका बॉडी लैंग्वेज है। तो आप जब भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है उसमें 55% हम क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज करके किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को समझाते हैं या अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान या जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रहेगा 55%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाव भाव नाखून काटना दिखाता है। अगर कोई वस्तु बैठ कर नाखून काट रहा है तो उसका मतलब क्या है, हम क्या उससे हाव भाव कैसा होगा इसको बताना। उदासी का, सुरक्षा का, आत्मविश्वास का और बचाव का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी असुरक्षा दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपना नाखून काटता है तो उसके हाव भाव से लगता है कि वो क्या है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है कि एसएमएस का विस्तार क्या है। मतलब एसएमएस का फुल फॉर्म बताना है कि एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1992 में पहला एसएमएस भेजा गया था। ठीक है, 1992, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 बाइट जो होता है कितने बिट्स के बराबर होता है, कितने बिट के बराबर होता है? तो 8 बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। वैसे अगर क्वेश्चन पूछा 5 बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं, 8 में 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 40 बिट्स के बराबर होता है क्या, 5 बाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। आउटपुट और इनपुट, इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। डिवाइस पूछा जाएगा कि आउटपुट डिवाइस निम्न में कौन सा है और या इनपुट डिवाइस कौन। ठीक है, तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या है, जो मतलब कोई भी कोडिंग है, आप किसी माध्यम से दे रहे हैं, जैसे माइक है, सूचनाओं क्या करता है, वो देता है कंप्यूटर को, और सूचनाओं मिलने के बाद प्रक्रिया करके प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट मिलता है उसको आउटपुट। प्रिंटर जो है ऑप्शन नंबर, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त होता है डिवाइस से,
आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका माइक दिखाई रहा है, माउस दिखाई दे रहा है और आपका कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये तीनों इनपुट डिवाइस है, सिर्फ प्रिंटर ही आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी लत लगना जो है ये सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर 2 सालों से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखिए Ctrl+C हम जब भी दबाते हैं तो इसका मतलब होता है कॉपी का, ठीक है। उसके बाद अगर Ctrl+V है तो इसका मतलब होता है पेस्ट, Ctrl+P है तो इसका मतलब होता है प्रिंट, और Ctrl+X है इसका मतलब होता है कट, ठीक है। ये शॉर्टकट की है। Ctrl+X जब करते हैं तो कट हो जाता है, Ctrl+P मतलब प्रिंट, पेस्ट, और Ctrl+C मतलब ऑप्शन क्या कर रहा है, पेस्ट का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि Ctrl+V करेंगे पेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, पब्लिक स्पीकिंग का 3P क्या है। 3P जो है पब्लिक स्पीकिंग, ये कहता है कि आप एक कैसे पब्लिक स्पीकर, अच्छा पब्लिक, गुड पब्लिक स्पीकर बनेंगे। अगर 3P का आप पालन करते हुए कहीं पर जाकर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर कहलाइएगा। तो पहला जो 3P में जो पहला आता है वो होता है प्रिपरेशन होता है या प्रिपेयर होता है, ठीक है। दूसरा P हो वो है प्रैक्टिस, ठीक है। और तीसरा जो है वो है परफॉर्म, ठीक है। तो यही 3P है जो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोलने में कौन सी बाधा आती है। देखिए जब भी आप कोई कहीं पर बोलने जाते हैं, बोलते हैं, सबसे बाधा क्या होता है कि आप बोल नहीं पाते, यही क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जब तक आपके अंदर घबराहट रहेगी तब तक आपको, क्योंकि आप अच्छा से बोल नहीं पाइएगा। आपको याद रहेगा, चीज़ें आपके अंदर याद रहेगी, जो बोलना है वो याद रहेगा। घबराहट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बोलने नहीं देता है, वही बोलने में बाधा उत्पन्न होता है। क्या, बैरियर ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। कौन सा है, तो नर्वसनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्रों में फैले कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहता है। ये सभी थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। प्राइवेटी स्किल का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, थ्योरी में हम सब पढ़ रहे हैं। देखिए जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक फैला होता है उसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया और नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका पूरा नाम, वैसे ही सभी का नाम बताया, का मेन का केन का सबका नाम बता दिए आपको। आप ऑनलाइन क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, मालूम चल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है या बी, ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में फैला हुआ होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर की गई वैसे गतिविधियां जो कानूनी रूप से गलत है तो उन गतिविधियों को क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं। 3 नंबर, वैसी इंटरनेट पर की गई गतिविधियां जो बैन है, सरकार के द्वारा से बैन है, वो इलीगल है, कानूनी जुर्म है, सब अगर काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संचार अच्छा है। बताना है कौन सा संचार अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए है कि संदेश स्पष्ट और सीधा हो, बी है कि संदेश अस्पष्ट हो, सी है कि प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला, प्राप्तकर्ता प्रेरणा की, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन का अच्छा गुण नहीं। अच्छा गुण है ऑप्शन नंबर ए है कि जो भी आप सूचनाएं दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक है। इसमें से आपको बताना है कि अगर आपको सफल होना है, इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है, ठीक है। अनैतिक वर्क जो है आपकी सफलता प्राप्त कर पैदा करती है, अनैतिक कार्य, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्च इंजन कौन सा है।
सर्च इंजन हम पढ़ाए थे जब ऑनलाइन क्लास में, तो आपको बताए थे गूगल, याहू, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सर्च इंजन है। ये आपका साइट कौन सा साइट है, नेटवर्किंग साइट है, हॉटमेल प्लेकर ये। लेकिन इसमें से जो डी है, डी क्या दे रहे हैं, ये जो डी देख रहे हैं गूगल, ये क्या है, सर्च इंजन। ठीक है, वैसे ही क्रोम की बात करें तो ब्राउजर है। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन आपको जरूर एक मिलेगा आपके एग्जाम में, इन सभी को देखते चलना है। देखिए इनपुट वाला आ गया कि इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से, स्पीकर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, प्रिंटर अभी देखे थे आउटपुट। जो जॉयस्टिक है जिस गेम हम खेलने के लिए, ये आपका क्या है, इन डिवाइस है। ठीक है, और इसके अलावा जितने आप देख रहे हैं जैसे स्पीकर है, कमा मॉनिटर है कमा प्रिंटर है, ये सभी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, सभी को याद कर लेना है। हो सकता है कि आउटपुट डिवाइस से पूछे कि बताइए मॉनिटर कौन सा चीज़ है, कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन का है कि एक्सेल से, हाँ एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में जरूर पूछा जाएगा। पर MS एक्सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। जो भी आप ऑपरेटर डालेंगे, कौन सी एंट्री इसमें दी जाती है, तो देखिए सबसे पहले आपका इक्वल टू आता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर आता है। ठीक है, उसके बाद सेल रेंज आता है, सेल रेंज। सब बताएं कि सेल रेंज क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। इक्वल टू का प्रयोग होता है फार्मूला लिखने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह के रूप में जाना जाता है। जब आप MS एक्सेल पर काम कर रहे हैं, वर्कशीट में भी वर्कशीट है, उन एक जगह पर इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो उसको कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्कबुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि रोम का विस्तार कीजिए। रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका भी सही हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली। 22 नंबर क्वेश्चन करे कि समूह चर्चा में दिए गए क्षमा करे में, देखिए जब भी एक्सक्यूज में बोला जाता है, कब कहीं पर बाधा डालते हैं तो एक्सक्यूज में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या, एक्सक्यूज में मतलब हो, एक्सक्यूज में अगर कहीं बोल रहे हैं तो इसका कार्य में आप बाधा डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ABC, देखिए सेफ्टी से क्वेश्चन आ गया, तो सेफ्टी से भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सेफ्टी भी पढ़ना है। ठीक है, ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड ऑफ, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ क्या है, तो ABC का मतलब, A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रेथिंग और C का सर्कुलेशन। देखिए कहाँ पर दिया गया, तो एयरवे, हाँ ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब वायु मार्ग, श्वसन और प्रचालन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये सब याद करके रखना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डाउटफुल हो। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करना है, एक बार जितने भी मॉडल सेट हैं दिए जाएंगे उसको एक बार देख लेना है, देखिए ये जानकारी हो जाएगा कि आखिर में वो जो आंसर है वही क्यों सही है। तो अगर कभी भी एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप बना दीजिए। अरे कि भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, ग्राफ के द्वारा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर सर ITI यूट्यूब चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड जॉब की जानकारी, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया। चलिए, तो संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है, क्या कहलाता है। देखिए जब भी आप, देखिए दो प्रकार हो गया कि आप अगर सूचनाओं शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बोल कर नहीं कर रहे हैं, लिख कर कीजिए, तो उसको कहते हैं लिखित संचार। हम आपको बताएंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं। आज के क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप आज के क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।